चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय डोभाल, धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रीतम सिंह पंवार और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों, जन समस्याओं और विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इन बैठकों को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ संवाद जो है किया गया, जनहित विषयों पर संवाद किया गया। मुख्यमंत्री धामी से विधायकों ने मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देखिए, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान कई विषयों को लेकर बातचीत भी हुई, विचार विमर्श हुआ। यमुनोत्री, धनोल्टी, सहसपुर के विधायक मौजूद रहे। तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। जब विधायक वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जनहित विषयों पर संवाद की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से तमाम विधायकों ने मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार शनिवार को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उत्तरकाशी पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने झाला हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल क्षेत्र के पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण किया और बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद कर मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा, BLO ऐप के माध्यम से एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं को चिन्हित कर सूची को शुद्ध किया जा रहा है। साथ ही नए मतदाताओं को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने BLO मिंटू देवी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग समर्पण भाव से काम कर रहे सभी BLO को सलाम करता है। कि इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की BLO मिंटू देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई कि जो स्मार्टफोन पर जो BLO ऐप का इस्तेमाल करते हुए SIR का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इन 5 लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही है। ऐसे BLOs को चुनाव आयोग सैल्यूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे BLOs भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे। देहरादून से खबर, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने IT पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित दर्शन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन, VKTC और अन्य हितधारकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने भीड़ बढ़ने की स्थिति में रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रा मार्गों के होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जिलाधिकारियों को भूस्खलन और भारी बारिश से निपटने के लिए निकासी योजना तैयार रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य जांच और पंजीकरण प्रक्रिया को भी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। खासकर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बीमार श्रद्धालुओं को यात्रा से बचने की सलाह देने पर जोर दिया गया। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार सुबह पूरे विधि विधान और अरदास के साथ श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। करीब 225 दिन बाद खुले धाम के कपाटों के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आए 6500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांगरिया से कठिन चढ़ाई पूरी कर धाम पहुंचा। कपाट खुलते ही पूरी लोकपाल घाटी बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठी। गुरुद्वारे को करीब 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। गुरुद्वारा ट्रस्ट के अनुसार धार्मिक परंपराओं के तहत गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में विराजमान कराया गया, जिसके बाद शबद कीर्तन और अरदास हुई। यात्रा शुरू होते ही भ्यूंडार घाटी में श्रद्धालुओं की चहल पहल बढ़ गई।
देहरादून के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 से 30 मई तक 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान उनका मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और व्यापक समीक्षा करने पर होगा। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि दौरे से पहले उन्होंने ऑडियो ब्रिज के जरिए पूर्व और वर्तमान मंडल व जिलाध्यक्षों से संवाद कर संगठन की स्थिति पर फीडबैक लिया। दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रिमंडल विधायकों, दायित्वधारियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा लगभग 28, 29, 30 3 दिन का दौरा उत्तराखंड में है और देहरादून वो आएंगे और संगठन को और मजबूत करने के लिए उन्होंने सभी जितने हमारे अध्यक्ष हैं, जितने हमारे पहले भी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से बातचीत करी थी ऑडियो ब्रिज के जरिए और उन्होंने यही सबसे कहा था, निवेदन भी किया और उनसे कहा कि आपको संगठन मजबूती के लिए भी निरंतर बैठकें करनी है, हर एक अंतराल पे, हर महीने करनी है और ऐसे करनी है। तो आपको मंडल की बैठक करनी है, आपको जिले की बैठक करनी है, उसको हम संगठनात्मक बैठक कहेंगे। ताकि हम जब बैठकें करते हैं तो ज्यादातर उनकी कोशिश हमारी रहती है कि हम कैसे हमारा जो आने वाला कार्यक्रम है उसकी तैयारी के लिए हम बैठक करते हैं कि कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी। लेकिन संगठन हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ कमजोर हैं, उसके लिए भी हम लगातार बैठक करें, ये आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और सभी लोग ने उसी प्रकार से अभी सभी जिलों में और मंडलों में अपनी बैठकें शुरू की हैं। और अब क्योंकि उनका यहाँ पे आना प्रस्तावित हुआ है 28, 29, 30 को लगभग, तो यहाँ भी वो जब आएंगे तो संगठन मजबूत करने की ही उन्होंने यहाँ पे सब चीजें करनी है, सभी लोगों से मिलना है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में महिला से हुई स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा कर दिया। दून पुलिस ने मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीना गया बैग, नकदी, जरूरी दस्तावेज बरामद किए। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर बरोटीवाला निवासी रोशनी देवी अपने परिवार के साथ ई रिक्शा से विकास नगर आ रही थी। इसी दौरान हनुमान धाम चाय बागान के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उनके हाथ से बैग छीन लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से देर रात ढालीपुर रोड पर चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित चौधरी और दानिश के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने नशे की लत पूरी करने के लिए वारदात करना कबूल किया। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सख्त रोक लगाते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने समर्थन किया। शम्स ने स्पष्ट किया कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है क्योंकि इससे एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाओं और आम लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि ईद की नमाज 2 शिफ्ट में कराई जाएगी ताकि यातायात बाधित ना हो और सभी जिम्मेदारी से इबादत कर सकें। उसका रास्ता निकाल दिया है कि आप 2 बार नमाज पढ़ सकते। वक्फ बोर्ड ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को गंभीरता से लेते हुए तमाम औकाफों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उसमें हमने कहा है कि जितने भी औकाफ हैं, मस्जिद, कब्र, ईदगाहें जितनी भी हैं सब वक्फ में आती हैं, तो सारी मैनेजमेंट कमेटीज़ को ये कहा गया है कि कोई भी रोड पर नमाज ना पढ़े। और अब क्योंकि डबल नमाज पढ़ी जा सकती है, शिफ्ट में नमाज हो सकती है, उलेमाओं ने कह दिया है, उसमें सवाब भी कम नहीं हो रहा है और किसी को तकलीफ भी नहीं हो रही है। मुझे लगता है इससे खूबसूरत इस्लाम का नज़रिया नहीं हो सकता। और युवा मुख्यमंत्री का बिल्कुल मत स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। हमें उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी और सब लोग बहुत सादगी के साथ ईद को मनाएंगे और कोई भी व्यवधान पैदा करने वाले व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप के इबादत का, आपकी आस्था का अगर सामने सम्मान हो रहा है तो आप भी कानून का सम्मान करें, ऐसा मेरा भी निवेदन। चंपावत में जिम कॉर्बेट से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत को नया जीवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चल रहे विकास कार्यों के तहत फुंगर स्थित ऐतिहासिक कारपेट बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण कर म्यूजियम, रिसेप्शन, टिकट काउंटर, स्मृति वस्तु केंद्र और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। करीब 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे इस बंगले को इको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 19.7 लाख रुपए की लागत से बंगले को गौड़ी
बाघबरूड़ी ट्रेल से भी जोड़ा जाएगा, जिसे जिम कॉर्बेट की पहली शिकार स्थली माना जाता है। विभाग ने जून माह तक सभी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है और ऐतिहासिक पहचान एवं पर्यावरणीय मानकों को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र और केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन के लिए अलग अलग निःशुल्क ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। इस प्रकार डीएम सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांग और वृद्धजनों का जीवन सरल बनाना और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया था, जहां फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, दिव्यांग प्रमाण पत्र और कृत्रिम अंग वितरण जैसी सेवाएं एकीकृत रूप में दी जा रही हैं। कोरोनेशन हॉस्पिटल में गांधी शताब्दी ब्रांच में डीडीआरसी सेंटर शुरू किया गया था मॉडर्न फॉर्म में। सो वहाँ पर अभी काफ़ी संख्या में हमारे लाभार्थी आवागमन करते हैं और उनकी सुविधा के लिए उनको कई बार NIVH से कंसल्टेशन करवाना पड़ता है या उनके लिए कोई इक्विपमेंट्स उनकी नाप के लिए, मेजरमेंट के लिए कहीं पर ले जाना पड़ता है। तो डेडिकेटेड वाहन अभी उनके निवर्तन पर हो गया है और जैसे हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट हमारा जो संकल्प चल रहा है, उस दिशा में ईवी वाहन ही उनको दिया गया है। तो ये लाभप्रद सिद्ध होगा हमारे सभी दिव्यांगजन। और चंपावत में आयोजित नो व्हीकल डे अभियान के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार पैदल ही अपने कार्यालय पहुंचे और रास्ते में आम जन, छोटे व्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। डीएम ने विकास भवन परिसर के आसपास छोटे कारोबारियों से रोजगार, बाजार की स्थिति और व्यवसाय में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा करते हुए कहा कि स्थानीय व्यापारी और स्वरोजगार से जुड़े लोग जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस दौरान वह दीपक सिंह के भोजनालय में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय स्वाद वाले देसी चनों का स्वाद लिया और पारंपरिक खान पान की सराहना की। डीएम ने स्थानीय उत्पादों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी और उप जिलाधिकारी विपिन पंत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। चंपावत में गौवंश संरक्षण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉक्टर राजेंद्र अर्थावल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद की सड़कों पर कोई भी गौवंश निराश्रित अवस्था में नहीं दिखना चाहिए। बैठक में गौसदनों, निर्माणाधीन गौशालाओं और नई प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने ईयर टैगिंग, फोटो रिकॉर्ड और गौशालाओं में सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया और शिक्षा विभाग को जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी। जी, जो कि सनातन के पुरोधा हैं और जिन्होंने गौ, गायत्री और गंगा और संत, जिनका इन पर विशेष ध्यान है, इसीलिए आज हम उत्तराखंड में सबसे प्रथम हैं कि जो सबसे ज़्यादा हम अनुदान देते हैं 80 रुपये पर प्रतिदिन निराश्रित गौवंश के लिए। और इस जनपद में 5 गौशालाएं चल रही हैं और 4 अभी जल्दी उनकी ज़मीन का चिन्हितकरण हो गया है, DPR बन गई है, जल्दी उस पर काम शुरू हो। मसूरी के मलिंगार चौक पर पुलिस ने दिल्ली से आए हुए पर्यटकों की थार गाड़ी को रोककर उसके काले शीशों को हटवाया। कार में 3 युवक और एक युवती सवार थे, जिनके वाहन में पूरी तरह काली फिल्म लगी हुई थी और फ्रंट शीशे पर पुलिस का लोगो चिपकाया गया था। पुलिस ने
कई बार निर्देश देने के बाद भी जब पर्यटकों ने आनाकानी की तब स्थानीय लोगों और पुलिस के दबाव में उन्होंने शीशे की फिल्म हटाई। इस कार्रवाई के दौरान पर्यटक बार बार पुलिस से फोन पर बातचीत करने की मांग करते रहे, लेकिन नियम और कानून को नजरअंदाज करने की उनकी कोशिश काम नहीं आई। पुलिस की कार्रवाई को वहां मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने काफी सराहा। उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने सूचना अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर खुलासा किया कि BKTC ने श्रद्धालुओं के चढ़ावे के धन को इस्तेमाल भाजपा व संघ से जुड़े नेताओं और अनाधिकृत अतिथियों के आवास, भोजन, हेलीकॉप्टर टिकट पर लाखों रुपए खर्च करने में किया है। BKTC अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निजी अतिथियों के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने मशाल प्रज्वलित कर प्रतीकात्मक दौड़ में भी भाग लिया और आगामी 31 मई को होने वाली अल्ट्रा रन के शुभारंभ क्यालू हिम तेंदुआ का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन केवल खेल आयोजन नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने का अभियान है। उन्होंने कहा कि नीति घाटी जैसे दुर्गम क्षेत्र में यह आयोजन उत्तराखंड की साहसिक पहचान को नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आयोजन में देश के 27 राज्यों और 2 अन्य देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं उन्होंने प्रतिभागियों को उत्तराखंड के साहस, पर्यटन और युवा शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बताया है। चंपावत के उभरते खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स कॉलेज प्रवेश चयन ट्रायल में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। छमनिया और लुआघाट स्टेडियम में आयोजित प्रारंभिक ट्रायल में 46 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 का चयन अंतिम ट्रायल के लिए किया गया। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल में प्रतिभागियों ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए आयोजित ट्रायल में 30 बालिकाओं में से 28 ने अंतिम चयन में अपनी जगह बनाई। अंतिम ट्रायल 20 और 21 जून 2026 को छमनिया स्टेडियम में आयोजित होगा। दिनेशपुर थाना क्षेत्र से बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक 12वीं पास युवक खुद को डॉक्टर बताकर कथित तौर पर आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयां मिलाकर लोगों को बेच रहा था। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से बरामद दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए थे। औषधि निरीक्षक शुभम कोटनाला ने बताया कि लैब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दवाइयों में आखिरकार क्या मिलाया गया और किस स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है। वहीं गदरपुर SDM ऋचा सिंह ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी एक संयुक्त अभियान जब दिनेशपुर में चलाया गया था और एक नकली आयुर्वेदिक दवा यहाँ पर पाई गई थी, जो कि लैब में भी प्रूव हो गई थी। उसके बाद लोगों में थोड़ी जागरूकता हुई है और इस संबंध में भी एक शिकायत आई थी कि ये जो खड़े हुए हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो दवाएं दी जा रही हैं यूपी से आकर यहाँ पर दवा ये बेच रहे हैं। और इसमें जो इनके द्वारा हम लोग को प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें शायद एलोपैथिक दवा मिली हुई है, क्योंकि एक ही दिन में आयुर्वेदिक दवा खाकर लोगों को आराम भी हो जा रहा है, ऐसा भी बताया गया है। तो अभी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर ही इसकी सैंपलिंग की गई है और लैब की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें आगे की जो भी कार्रवाई है वही को की जाएगी। एक प्रतिष्ठान एक भवन पे पहुंचे थे, जिससे हमें सूचना मिली थी कि वो एलोपैथिक दवाइयाँ मिला के कुछ पुड़िया में उसको आयुर्वेदिक के तौर पे आम जनमानस को दे रहा है। इस तरह हमने सूचना पाई तो हम मौके पे गए, तो जो हमें देखा कि वो कुछ लोगों को कंसल्ट कर रहा है और साथ ही कुछ पुड़िया बनाकर दवाइयाँ दे रहा है, जिसकी लिए हमने उस व्यक्ति से थोड़ा पूछताछ करी तो उसने अपनी क्वालिफिकेशन 12वीं पास बताई, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है और इस तरह आयुर्वेदिक दवाइयों में वो काम कर रहा है और हमारे पास सूचना थी कि वो एलोपैथिक दवाएं इसमें मिला रहा है।
जिसके क्रम में हमने उससे सैंपल लिए हैं और जांच हेतु भेजेंगे। अगर कोई एलोपैथिक दवा का इसमें मिश्रण पाया जाता है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही जाम की समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने आज से शटल सेवा का शुभारंभ किया। क्रिकेट स्थित कार पार्किंग से शुरू हुई इस सेवा में पहले चरण में टेम्पो ट्रैवल और बड़ी बसों को पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस तक पहुंचाया जाएगा। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया, शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसके बाद व्यवस्था पूरी तरह से सुधर जाएगी। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन और प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने बताया कि इस सेवा के माध्यम से बड़े वाहनों के कारण होने वाले जाम को कम किया जाएगा और टैक्सी यूनियन के साथ ही सहयोग करके कम दरों पर पर्यटन को मसूरी भेजा जाएगा। कहा था कि हमें आरंभ करना है, तो आज से हमने शटल सेवा जो स्पेशली केवल ट्रैवलर्स हैं, प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सियां, उनको हमने अभी रोक नहीं लगाई। उन पे बिल्कुल आराम से वो आ जा सकते हैं फ्रीली। केवल जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसको कि मोड़ काटने में, जो कि मसूरी की गलियां, लाइब्रेरी चौक बहुत ही छोटा सा स्पेस है, बहुत क्रंच स्पेस का है वहाँ पे, इसलिए हमने इस बड़ी गाड़ियों को यहाँ पे कहा कि ये रुक जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से शटल। पिछले सप्ताह जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जितनी भी टेम्पो ट्रैवलर बसेज आती हैं, खास तौर पे जो अन्य राज्यों से आती है, उनके लिए किंग क्रेग में जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और इसी क्रम में कल उप जिलाधिकारी महोदय, SHO महोदय और मेरे द्वारा इस स्थल का निरीक्षण किया गया था और सभी को ये सूचना दे दी गई थी कि जो भी आपके टेम्पो ट्रैवलर बसेज आती हैं, उनको आप जो है किंग क्रेग पर ही रुके। यहीं पे जो टैक्सी एसोसिएशन है, उनसे भी हमारी वार्ता हो गई है, जो उनके रेट्स थे उनको भी कम करा दिए गए हैं टूरिस्ट के हितों को ध्यान में रखते हुए। और यही निर्देश सभी को दिए गए हैं कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो अपने जो टेम्पो ट्रैवलर व्हीकल्स है उसको किंग क्रेग पे खड़ा करें। जिनको यात्रा के लिए जाना है वो उनको गज्जी बैंड से डाइवर्ट किया जा रहा है और प्रयास यही है कि कम से कम जो हमारी बड़ी बसेस, क्योंकि छोटी गाड़ी निकलने के लिए फिर भी ऊपर पर्याप्त स्थान रहता है, लेकिन जो बड़ी बसेस रहती है उनको पार करने के लिए पर्याप्त स्थान हमारे पास किंग क्रेग से ऊपर जो है उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आज ये कार्रवाई शुरू की गई है और जैसा आगे वाला वीकेंड है उसमें इसके परिणामों को देखते हुए मुझे लगता है आगे की अगर कुछ इसमें चेंज ऑफ प्लान करना होगा तो वो किया जाए। पिछले जो शटल सेवा शुरू करी है, वो जैसे टेम्पो ट्रैवलर आ रहे हैं जो मसूरी के लिए आ रहे हैं, तो एक्चुअली ज़्यादातर होटलों में या कहीं अन्य स्थलों पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो टेम्पो ट्रैवलर जगह जगह सड़कों पे खड़े कर देते हैं। इस वजह से दिक्कत आती है, जाम लग जाता है। तो इसकी व्यवस्था बनाने के लिए SDM साहब ने शटल सेवा का आह्वान किया था, तो उसी क्रम में आज शटल सेवा शुरू करी है और यहाँ से टैक्सियों में सवारी जा रही है मसूरी में और फिर टैक्सी खाली है उनको छोड़कर वापस आ गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में जंगलों की आग रोकने के लिए धामी सरकार 1000 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करेगी और गांव-गांव फायर वॉच टीम भी बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतला खेत मॉडल लागू कर आग की सूचना मिलने पर 1 घंटे के भीतर ही अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य है जंगलों की निगरानी मजबूत करना, स्थानीय लोगों को रोजगार देना और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाकर और सख्त कार्रवाई के जरिए जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों को रोका जाएगा।